जो वेरी अपने लास्ट लेक्चर था उसके अंदर अपन ने कम्प्लीटली हमारा जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है और नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग उनका एक्चुअल में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको बनाने के पीछे कौन कौन से पर्पज़ हैं, और ड्रग रिलीज प्रोफाइल के बारे में अपन लोगों ने स्टडी कर ली थी। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में भी अपन ने बात करी थी। ठीक है, उसी चीज़ को अपने थोड़ा सा रिपीटिशन मोड में लेके एडवांटेज डिसएडवांटेज को, कुछ क्वायरीज आई थी इसके रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग अपने यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज फॉर द पर्टिकुलर सस्टेन रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज ड्रग रिलीज सिस्टम रिगार्डिंग दी। अगर अपने बात करें जो हमारी कन्वेक्शनल डोजेज फॉर्म है उसके कंपैरिजन के अगर अपने अंदर बात करते हैं, तो अगर एक कंट्रोल बना रहे हैं ड्रग को और अगर एक सस्टेन बना रहे हैं, तो एक्चुअल में उन चीज़ की क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो अगर अपने स्लाइड के अकॉर्डिंग ही चलते हैं इस चीज़ को लेके, तो एक सेकंड, स्लाइड के अकॉर्डिंग अगर अपने चलते हैं तो स्लाइड हमें बता रही है एडवांटेज के तौर पे फर्स्ट ऑप्शन दैट इज द इम्प्रूव बायो एब्जॉर्प्शन। बायोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन जो उसका है, मतलब उसको सिंपल एब्जॉर्प्शन मीनिंग में भी अपने कह सकते हैं, एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो रहा है सस्टेन के केस में और कंट्रोल के केस में कंपैरिजन टू कन्वेक्शनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एब्जॉर्प्शन के इंक्रीज होने से एक्चुअल में क्या होगा, अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो हमें कहीं ना कहीं पे लास्ट में जाके क्या है, हमारी ड्रग की पर्टिकुलर बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीजें इसके अंदर मेन रहती है। सेकंड वन दैट इज द डिक्रीज लोकल एंड सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट। देखो साइड इफेक्ट का इसके अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है कि अगर अपने कोई पर्टिकुलर कंट्रोल बना रही है, ठीक है, क्योंकि कन्वेक्शनल के अंदर ये चीज नहीं है ना कि कन्वेक्शनल के अंदर अपने एक बार बॉडी के अंदर इंसर्ट करा दिया तो जो एक्चुअल में हमारा ड्रग रिलीज है वो हमारे कंट्रोल सिस्टम में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, रिलीज हो सकता है कि एकदम से ज्यादा रिलीज हो जाए और वो जो हमारी सेफ कंसंट्रेशन थी उसको भी क्रॉस करता हुआ टॉक्सिक लेवल में चला जाए, भले ही वो थोड़ी देर तक रहे टॉक्सिक लेवल में, बट कहीं ना कहीं पे टॉक्सिक लेवल में जाने के बाद वो अपनी क्या है टॉक्सिसिटी तो शो करेगा ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट इज दी रिडक्शन इज डोजिंग फ्रीक्वेंसी। कि डोजिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसके अंदर ऑब्वियसली रिडक्शन आएगा, डोजिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी कंपैरिजन टू, अगर अपने कन्वेक्शनल की बात करें, कन्वेक्शनल के अंदर अपने अगर अपने पूरी की पूरी थेरेपी की बात करें जहाँ पे हम एक दिन में 4 टैबलेट खा रहे थे, वहाँ पे हमें क्या है कि जो हमारा कंट्रोल है या जो हमारा सस्टेन है उस केस के अंदर में क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 टैबलेट ही खानी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज दी बेटर पेशेंट एक्सेप्टेंस एंड कंप्लायंस। देखो दैट थिंग इज ई मस्ट। क्यों मस्ट है इस केस के अंदर, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अगर आपको एक ड्रग को दिन में 4 बार लेने की बजाय सिर्फ 1 या 2 बार ही खाना पड़ रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो पेशेंट कंप्लायंस अपने आप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट इज रिड्यूस फ्लक्चुएशन इन सर्कुलेटिंग ड्रग लेवल्स। सर्कुलेटिंग ड्रग लेवल्स मतलब कि जहां पे अगर आपको मैं इस चीज को थोड़ा सा ग्राफ के अकॉर्डिंग भी बता देता हूं कि अपने बात करते थे कि जो रिपीटेटिव अपने ड्रग खाते हैं, ठीक है, उस केस के अंदर अपने को ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ ये चीज अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, और ये 2 लाइन अपने इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, ये क्या है कि एक मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, मैक्सिमम है। ये चीज भी देखने को मिलेगी टॉक्सिसिटी। ठीक है, और क्या है जो मिड पोर्शन है, जो लोअर पोर्शन है, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सब थेरेप्यूटिक लेवल भी यहाँ पे हमें प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा अगर अपने कन्वेक्शनल बार बार लेते हैं तो। उसी के केस में अगर अपने सस्टेन खा रहे हैं एक ही जगह पे सिर्फ, ठीक है, तो ये रेड लाइन में क्या है सस्टेन है, सस्टेन कुछ इस तरह से शो दिखाएगी अपना कि इतने टाइम तक वो क्या है जो हमारा पर्टिकुलर थेरेप्यूटिक विंडो है उस विंडो के अंदर रुकी रही। ठीक है, और जो कंट्रोल है तो कंट्रोल के केस के अंदर तो मेनली ये चीज देखने को मिलेगी, ये जो येलो लाइन से नोट कर रहे हैं, ठीक है, कि एक लंबे टाइम तक जो ड्रग है उसकी जो जितनी परसेंटेज हमें ब्लड के अंदर चाहिए, जितनी परसेंटेज हमें हमारे प्लाज्मा के अंदर चाहिए, उतनी परसेंटेज हमारे प्लाज्मा के अंदर एक्चुअल में अवेलेबल रहेगी कंपैरिजन टू दी कन्वेक्शनल डोजेज फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट इज द रिडक्शन इन हेल्थ आर कॉस्ट। ये ओवरऑल थेरेपी की बात करते हैं। रिडक्शन जो कॉस्ट की बात आती है, कॉस्ट एडवांटेज भी है, कॉस्ट डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज उस केस में अगर लंबे टाइम तक थेरेपी ली जाती है तो हमें कहीं ना कहीं पे हमारा जो सस्टेन है या हमारा जो कंट्रोल है उसके अंदर हमें उस चीज़ की एडवांटेज देखने को मिलती है, क्योंकि ओवरऑल थेरेपी का कॉस्ट जो है वो कम पड़ता है। बट रेदर देन अगर अपने सिंगल थेरेपी ले कि हमने एक दिन या 2 दिन ही टैबलेट खानी है, दो टैबलेट खानी है, 4 टैबलेट खानी है, उस केस के अंदर जो कन्वेक्शनल टैबलेट है
वो सस्ती पड़ती है कंपैरिजन टू दी कंट्रोल और सस्टेन, ठीक है। एंड लास्ट वन दैट इज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग कैन बी इंक्रीज। देखो एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया था कि हमें कहीं ना कहीं पे सस्टेन के अंदर और कंट्रोल के अंदर ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कंपैरिजन टू कन्वेक्शनल डोजेज फॉर्म के कंपैरिजन में। तो ऑब्वियस है कि अगर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, लास्ट में बायो अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। और इसी तरीके से अपने इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, ठीक है। डोज डंपिंग के बारे में कल भी एक क्वायरी आई थी, ठीक है। डोज डंपिंग एक्चुअल में हमें देखने को मिलती है। देखो डोज डंपिंग हो रही है, ये जरूरी नहीं है कि हमारा वो फार्मास्यूटिकल मतलब हमारी वो फार्मास्यूटिकल गलती है, मतलब प्रोडक्शन का कोई लॉस है, प्रोडक्शन की कोई गलती की वजह से डोज डंपिंग हो रही है। ये डोज डंपिंग क्या है, एक्चुअल में पेशेंट की वजह से भी हो सकती है। ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि कल एक क्वायरी आई थी कि सर हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमने तो प्रोडक्ट सही बनाया है। बिल्कुल हम लोगों ने प्रोडक्ट सही बना के दिया है, बट पेशेंट ही अगर उसको गलत तरीके से ले रहा है, ठीक है। उसको बोला गया है कि आपको दिन में एक टाइम में सिर्फ एक ही टैबलेट लेनी है, ठीक है। और वो थोड़ा सा अनएजुकेटेड होने की वजह से, ठीक है, या उसको कुछ अपने सोच की वजह से क्या है, उसने एक ही टाइम पे 2 टैबलेट खा ली, तो उस केस के अंदर जो टॉक्सिसिटी है वो एक लंबे टाइम तक क्या है वहाँ पे बॉडी के अंदर रहेगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर थोड़ी सी बात आती है कि डोज जो एडजस्टमेंट है कहीं ना कहीं पे वो भी मुश्किल रहता है जब अपने सस्टेन की बात करते हैं, जब अपने कंट्रोल की बात करते हैं, ठीक है। देखो जब कन्वेक्शनल के अंदर कहीं ना कहीं पे डोज एडजस्टमेंट जल्दी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कन्वेक्शनल के अंदर एब्जॉर्ब भी जल्दी हो रही है ड्रग, उसका रिलीज भी हमारे ब्लड के अंदर जल्दी हो रहा है, रिलीज होने के बाद उसका एलिमिनेशन भी जल्दी हो रहा है, ठीक है। बट कंट्रोल के अंदर क्या है एक्चुअल में कि एब्जॉर्ब कराना एक अलग पार्ट है, एब्जॉर्ब कराने के बाद वो कितनी देर तक ब्लड में रहती है, ये चीज देखना भी उसके अंदर एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लंबे टाइम तक अगर हमारे ड्रग ब्लड में टिकी हुई है तो हमें ये चीज़ कहीं ना कहीं पे देख के चलनी पड़ेगी कि हम नेक्स्ट डोज उसकी कब अप्लाई करें, ठीक है, कब डोज दें। एलिमिनेट उतनी जल्दी तो नहीं हो रही है ना जितनी जल्दी हमारी जो कन्वेक्शनल डोजेस फॉर्म है वो एलिमिनेट होती थी। साथ साथ यही चीज़ कह रहे हैं कि जो पेशेंट एजुकेशन है इसके अंदर वो चीज़ भी रिक्वायर्ड रहेगी कि थोड़ा सा अगर एजुकेटेड पर्सन होगा वो जल्दी समझ पाएगा कि एक्चुअल डोज सही लेने का क्या मतलब है, ठीक है, कि डोज सही आपको क्यों लेनी है। कुछ केसेस के अंदर क्या, बहुत से केसेस के अंदर अपने को देखने को मिलता है कि पेशेंट की गलती की वजह से, उसकी डोज अप एंड डाउन होने की वजह से ओवरऑल थेरेपी जो क्या है वो खराब हो जाती है पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दैट इज द पेशेंट नीड टू बी सबस्टैंडर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन एज टू दी प्रॉपर यूज टू सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट। ये तो वही जनरल बात है कि पेशेंट को हमें प्रॉपर गाइड करना पड़ेगा एक मेडिसिनल एक जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है उसके द्वारा, ठीक है, या पर्टिकुलर फार्मासिस्ट के द्वारा उसको पर्टिकुलर गाइड करना पड़ेगा कि आपको ये थेरेपी इसी तरीके से ही लेनी है, इस थेरेपी के अंदर आपने किसी भी तरह के कोई चेंजेस लेके नहीं आने हैं, ठीक है। साथ ही साथ पुअर IVIVC, ये चीज़ क्या है जो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर देखने को मिलती है हमें, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर किस तरीके से कि देखो एक ड्रग बनाई गई, नया ड्रग प्रोडक्ट बनाया गया, ठीक है, उसका एक डोज नहीं बनाएगी, डोज से एक ड्रग नहीं बनाएगी, ठीक है। ड्रग नहीं बनाने के बाद एक्चुअल में क्या है उसको मार्केट में लाने से पहले क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए, क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हो गए, सक्सेसफुल होने के बाद वो ड्रग को मार्केट के अंदर लाया गया, मार्केट के अंदर लाने के बाद उसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर रख दिया गया कि यस दैट इज स्टैंडर्ड फॉर आवर दैट ड्रग, ये हमारी इस ड्रग के लिए स्टैंडर्ड है। अब उसी पर्टिकुलर ड्रग के रिगार्डिंग और डोजेज फॉर्म बनाएगी तो हर बार क्लिनिकल ट्रायल्स करना तो पॉसिबल नहीं है ना, उसके लिए क्या है इन विवो इन विट्रो जो कोरिलेशन है वो हमेशा से किया जा रहा है, जो पहले से स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ मैच करके देखा जा रहा है। बट अगर अपने उसी ड्रग की कंट्रोल बना रहे हैं या सस्टेन बना रहे हैं तो उसका कंपैरिजन कन्वेक्शनल के साथ करना कहीं ना कहीं पे डिफिकल्ट रहता है, ये एक इसकी मेजर डिसएडवांटेज रहती है पुअर IVIVC वाली, ठीक है। फिर नेक्स्ट थिंग दैट इज द हायर कॉस्ट ऑफ सिंगल यूनिट एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ द सिंगल कन्वेक्शनल यूनिट। ये चीज मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, लास्ट जो अपनी स्लाइड है उसके अंदर भी अगर एक सिंगल यूनिट की बात की जाती है तो सिंगल यूनिट के अंदर क्या है एक्चुअल में ये जो कॉस्ट है वो महंगी पड़ती है एक सिंगल टैबलेट के लिए या एक सिंगल कैप्सूल के लिए या सिंगल डोजेज फॉर्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट इज द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एक्चुअल में फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी के अंदर, ठीक है। ये सारे के सारे जो इसने पॉइंट्स दे रखे हैं ये सारे के सारे इसमें से कुछ फार्मास्यूटिकल पॉइंट भी हैं इसके अंदर, जो कुछ ADME पॉइंट भी है इसके अंदर, जो फार्माको डायनामिक पॉइंट्स भी हैं, फार्माको काइनेटिक्स पॉइंट भी है, वो सारे के सारे पॉइंट इसने एक चीज़ के अंदर मर्ज कर दिए हैं,
ठीक है। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स जनरली जब अपने फॉर्मुलेशन करते हैं उस टाइम की बात होती है। हो सकता है कि कोई एक्सिपिएंट जो है वो हमारी पर्टिकुलर ड्रग के साथ स्टेबल रहे ही ना, तो अपने उसको किस तरीके से बनाएं। कोई पॉलीमर एक पर्टिकुलर हमारी जो ड्रग है उसके तब स्टेबल रहे ही ना, अगर नहीं स्टेबल रहेगा तो एक्चुअल में क्या आएंगी, लास्ट में जाके स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आएंगी। कोई ऐसा पॉलीमर हो कि हमने बना तो दिया बट वो एसिडिक कंडीशन के अंदर जाने के साथ ही वो क्या है, बस्ट हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, ठीक है, डिग्रेड हो गया। तो एक्चुअल में हम अब क्या करें, वो चीज़ें भी हमें इस चीज़ को साथ में मेंशन करके चलनी पड़ेंगी अगर हम कोई एक पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कन्वेक्शनल के कंपैरिजन के अलावा अगर अपने कंट्रोल या सस्टेन बना रहे हैं तो। साथ ही साथ इसमें बात करते हैं अपने नेक्स्ट कि ड्रग जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो किस तरीके का रहता है, जो सस्टेन के अंदर और जो अपने कंट्रोल के अंदर बात करते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है, ठीक है, दैट इज वो क्या है कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। वेरियस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज अपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, किसी ड्रग की हमेशा अफेक्ट करती हैं। अपन लोगों ने जो बायो फार्मास्यूटिक्स के अंदर एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, जो अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, जो अपन ने एलिमिनेशन पढ़ा था, जो अपन ने मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, वहाँ पे हमने ये चीज़ों को फैक्टर के तौर पे बिल्कुल बाकायदा पढ़ा हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स के जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए या ड्रग के साथ साथ अपने जो एक्सीपेंट यूज़ कर रहे हैं उनके लिए, वो सारी की सारी एक्चुअल में क्या है, उन चीज़ों को अफेक्ट करती हैं। अगर एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर रही है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट कर रही है, अगर एलिमिनेशन को इफेक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो लास्ट में जाके किसको इफेक्ट करेगी, उस पर्टिकुलर ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करेगी और ओवरऑल हम जो पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म बनाने जा रहे हैं उस डोजेस फॉर्म को भी इफेक्ट करेगी, भले ही वो डोजेस फॉर्म हमारी कन्वेक्शनल डोजेस फॉर्म हो, आइदर वो हमारी ड्रग जो वो क्या है कि कन्वेक्शनल की बजाय वो कंट्रोल डोजेस फॉर्म हो या सस्टेन डोजेस फॉर्म हो। ठीक है। सेकंड वन दैट इज दी फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टी, वो भी आपको बता दी कि इफेक्ट करेंगी करेंगी। एंड थर्ड वन दैट इज दी फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब ये किस तरह से इफेक्ट करती है इनकी अपने थोड़ी सी बात करते हैं। फर्स्ट है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। ठीक है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो पहली चीज कह रहा है दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्रग। ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट हमारी ड्रग का किस तरीके का है, ये सबसे ज़्यादा सबसे पहली चीज़ रहती है किसी भी पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए। जो अफेक्ट करता है फैक्टर, वो सबसे बड़ा पहला फैक्टर यही होता है कि हमें एक ड्रग का, फॉर एग्जांपल हमें उसका माइक्रो कैप्सूल बनाना है, फॉर एग्जांपल हमें उसका माइक्रो सस्पेंशन बनाना है, फॉर एग्जांपल हमें उसका माइक्रो इमल्शन बनाना है। बट अगर ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट ही बहुत ज़्यादा है, उस मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग अपने उसका नैनो इमल्शन, नैनो सस्पेंशन या कोई और पार्टिकल्स बनाना चाहें कंट्रोल फॉर्म के अंदर, हम नहीं बना सकते, तो हम क्या करें। तो एक्चुअल में क्या है कि ड्रग की मॉलिक्यूलर वेट के साथ ही हमें चलना पड़ेगा, जिस हिसाब का ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट है उस हिसाब की ही हम डोजेस फॉर्म वहाँ पे तैयार कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड थिंग दैट इज दी एक्वस सोल्युबिलिटी, यानी कि वाटर के अंदर, सिंपल सी बात कि वाटर के अंदर वो ड्रग कितनी सोल्यूबल है। ठीक है। एक्वस पार्ट के अंदर वो ड्रग कितनी सोल्यूबल है, सोल्यूबल होती है तो हम ड्रग बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम टैबलेट बना रहे हैं, टैबलेट के अंदर हम वेट ग्रैनुलेशन कर रहे हैं, वेट ग्रैनुलेशन के अंदर हम कोई पर्टिकुलर व्हीकल ले रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, इसी से वो चीज़ डिसाइड होगी कि हमें व्हीकल किस नेचर का लेना है, एक्वस नेचर का लेना है या नॉन एक्वस नेचर का लेना है। ये सारी की सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी एक्चुअल में। थर्ड थिंग दैट इज दी अपरेंट पार्टीशन और कोफिशिएंट ऑफ ड्रग। पार्टीशन ड्रग कोफिशिएंट, पार्टीशन कोफिशिएंट जनरली यहाँ पे बोला जाता है कि पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, एक्चुअल में ड्रग की जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है उनके अंदर इसका एक मेजर पार्ट रहता है कि कितना पार्ट जो है वो तो जा रहा है किसकी साइड, एक्वस की साइड, और कितना पार्ट है वो किसकी साइड जा रहा है, नॉन एक्वस की साइड जा रहा है। ठीक है। उनका कंपैरिजन, उनका रेशियो हमें अगर पता होगा तो उसी हिसाब से क्या है हमारा सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट रहेगा कि हमारा सॉल्वेंट है हम उसकी तरीके से उसको सेलेक्ट करें। ठीक है। उसके साथ साथ हम ड्रग को फॉर्मुलेट करने में किस तरीके से, कि हमें पता है कि ड्रग ऐसी भी नहीं है कि लास्ट में जाके ड्रग की सॉल्युबिलिटी बिल्कुल ही ना रहे, वो एक्वस सोल्यूबल बने ही ना ड्रग हमारी, वो ड्रग कुछ इस तरह की बन जाए कि वो अपने आप में किस नेचर की हो, हाइड्रोफिलिक की बजाय हाइड्रोफोबिक नेचर की हो। हाइड्रोफोबिक के नेचर के अंदर नो डाउट एक चीज़ और प्लस में रहेगी कि उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा, बट एब्जॉर्प्शन कराने के लिए हमें उसको स्टमक में ले जाकर डिजोल्व भी तो कराना पड़ेगा, और डिजोल्व कराने के लिए हमें क्या है, उसकी हाइड्रोफिलिसिटी भी चाहिए रहेगी। ठीक है। तो इन चीज़ों को साथ में लेके हमें चलना पड़ेगा कि हाइड्रोफिलिसिटी भी चाहिए
लाइपोफिलिसिटी भी चाहिए। वो यहाँ पे उनके पार्टीशन कोफिशिएंट की हेल्प से एक पर्टिकुलर ड्रग के हम निकालेंगे, फिर आगे चल के हम सिलेक्शन करेंगे कि हमारे जो सॉल्वेंट है, हमारे जो एक्सिपेंट्स हैं, उनका किस तरीके से हमारा सिलेक्शन किया जाए दैट कि हम उस पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म की तरफ मूव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज दी ड्रग पीके एंड आयनाइजेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल पीएच। ये अपन लोगों ने बायोफार्मास्यूटिक्स के अंदर इसको कंप्लीटली डिटेल में पढ़ा है कि ड्रग पीके और उसका पार्टीशन कोफिशिएंट के साथ साथ उसका आयनाइजेशन, कितने पार्ट उसके आयनाइजेशन फॉर्म के अंदर आ रहे हैं और कितने पार्ट उसके अनआयनाइज फॉर्म में रह रहे हैं। वो चीज़ें भी क्या है, लास्ट में उस पर्टिकुलर ड्रग को फॉर्मुलेट करने में, उस पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म को ड्रग से उस पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म को फॉर्मुलेट करने में एक्चुअल में हेल्प करती हैं। तो ये भी क्या है, एक मेजर फैक्टर के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट थिंग दैट इज द ड्रग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रही है। देखो, ड्रग स्टेबल होगी, पहली बात ड्रग स्टेबल है, कहाँ पे स्टेबल है, कितने टेम्परेचर पे स्टेबल है, कितने प्रेशर पे स्टेबल है, कौन से नेचर में स्टेबल है, कौन से सॉल्वेंट में स्टेबल है। ऐसा तो नहीं है कि उसको एक्वस में डाल दिया तो वो अनस्टेबल होगी, ऐसा तो नहीं है कि उसको नॉन एक्वस में डाल दिया तो वो अनस्टेबल होगी। वो चीज़ें हमें एक्चुअल में देखनी पड़ेंगी। ड्रग की प्रॉपर्टीज़ को हमें प्रॉपरली कंप्लीटली उसको डिटेल के अंदर स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड है, उसकी जो केमिकल नेचर है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिससे क्या है कि हम एक्चुअल में उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको हमने पता लगा सकें, और पता लगाने के बाद हम ये देख सकें कि एक्चुअल में ये जो हमारी ड्रग है कौन से एक्सीपेंट के साथ स्टेबल रह रही है, कौन से एक्सीपेंट के साथ वो स्टेबल नहीं रह रही है। स्टेबल नहीं रह रही है तो हम कौन सा तरीका अपनाएं जिससे वो पर्टिकुलर ड्रग जो हमारी स्टेबल रहने लग जाए। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें अपने इसके अंदर स्टडी करके चलेंगे। नेक्स्ट वन दैट इज द मैकेनिज्म एंड साइट ऑफ एक्शन। ये भी सबसे फिर वही नेक्स्ट बात कि अगर एक पर्टिकुलर हमने एब्जॉर्ब तो करा दिया, एब्जॉर्ब कराने के बाद एक्चुअल में हम उसके अंदर डिसइंटीग्रेटेड डिजोल्व तो करा दिया, एक टैबलेट की बात करें तो अब अपने उसको एब्जॉर्ब कैसे कराएं। एब्जॉर्ब भी करा दिया तो आगे चल के एक्चुअली उसको जहाँ पे जाके बाउंड होना था, जिस जगह पे जाके उसको अटैच होना था, उस जगह पे जाके हमारी ड्रग वो अटैच हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, ये भी एक मेजर पार्ट रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, प्रॉपर्टीज, मतलब एक फैक्टर के तौर पे भी चलेगा और एक उसकी प्रॉपर्टी को हमें स्टडी करके चलना पड़ेगा। ये इसका एक फैक्टर भी रहेगा अगर अपने पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो, और उसकी एक प्रॉपर्टी भी रहेगी कि इसको अपने स्टडी करके चलेंगे। और फिर नेक्स्ट दैट इज द बायोफार्मास्यूटिकल कंसेप्ट ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में हमेशा मेजर रहेगा कि अपने किसी पर्टिकुलर ड्रग का किस तरीके की, मतलब किस रूट से उसकी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, उसका अपने टैबलेट कैप्सूल बना रहे हैं, उसका ओरल रूट से कोई सोल्यूशन बना रहे हैं, उसका अपने कोई डर्मिक रूट से बना रहे हैं, उसका अपने कोई आईवी रूट से बना रहे हैं, उसका अपने कोई आयमल रूट से बना रहे हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ड्रग की नेचर कैसी है। ठीक है, और वो एक्चुअल में कौन से रूट के लिए स्टेबल है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये भी तो होती है कि ड्रग की नेचर के अकॉर्डिंग ही एक्चुअल में लास्ट में जाके डिसाइड होता है कि एक पर्टिकुलर ड्रग कुछ इस तरह की है जिसका कि कंप्रेशन हो ही नहीं सकता, उस पाउडर का, उस ड्रग का कंप्रेशन हो ही नहीं सकता, तो अपने उसकी टैबलेट कैसे बना लेंगे। ठीक है, फिर उसका अपने कैप्सूल बनाने की भी सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल ये भी है कि वो जेलेटिन के साथ स्टेबल ही नहीं है। ठीक है, फिर अपने क्या है कि कुछ जिनसेन की साइड इस तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं बनता है। फिर आगे चल के अपने कुछ और उसकी पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं, उसका एमल्शन बनाते हैं, उसका सस्पेंशन बनाते हैं, अल्टीमेट वो भी अनसक्सेसफुल हो जाता है। फिर अपने आईवी की तरफ मूव करते हैं, आईएम की तरफ मूव करते हैं, उनमें से मे भी कोई एक चीज सक्सेसफुल हो जाती है कि उसका आईएम बन जाता है या आईवी बन जाता है, जो कि क्या है, हमारा जो वाटरफॉल इंजेक्शन है। ठीक है, उसके साथ उसकी ड्रग की स्टेबिलिटी हमें शो हो जाती है, तो हम कहीं ना कहीं पे किसकी तरफ फिर लास्ट में मूव करेंगे, उस पर्टिकुलर ड्रग को उस पर्टिकुलर रूट की तरफ लेके जाएंगे कि उसकी वैसी ही फॉर्मुलेशन बनाएं जैसा हम अपने उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट इज दी, ये इसने उसको 3 पार्ट्स के अंदर उस जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट थिंग इज ओरल रूट, सेकंड थिंग इज इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस रूट, एंड लास्ट वन दैट इज दी ट्रांसडर्मल रूट। अगर अपने ये कंट्रोल के तौर पे बात करें तो ओरल रूट के अंदर वेरियस टाइप की टैबलेट्स आती हैं, मैट्रिक्स टैबलेट्स आती हैं। ठीक है, हैवी कोटेड टैबलेट्स आती हैं जिनकी फिल्म कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है, इस टाइप्स की टैबलेट्स ओरल रूट के थ्रू जो है सस्टेन और कंट्रोल दोनों आती हैं। आप लोगों ने जनरली सुना भी होगा एक्सआर टैबलेट, कंट्रोल रिलीज टैबलेट, एसआर टैबलेट। ठीक है, तो वो सारी की सारी इस कैटेगरी में आती हैं। इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शंस आते हैं या सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस आते हैं, ठीक है,
डिफरेंट टाइप्स के वो भी इंजेक्शन इसके अंदर अपने क्या है सस्टेन या कंट्रोल की फॉर्म में बना सकते हैं। वेरियस टाइप्स के इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऐसे आते हैं कि जिनको एक बार बॉडी के अंदर इंसर्ट कराने के बाद उस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर जाके क्या है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। प्रेसिपिटेट होने के बाद जैसे जैसे वहाँ पे ब्लड का मूवमेंट होता है स्लोली स्लोली, तो स्लोली स्लोली मूवमेंट के साथ क्या है वो स्लोली स्लोली ड्रग के साथ अपना क्या है रिलीज शो करते रहते हैं। इस तरह की फॉर्मुलेशन भी बनाई जाती हैं कंट्रोल और सस्टेन की फॉर्म के अंदर। और लास्ट वन दैट इज द ट्रांसडर्मल रूट, ट्रांसडर्मल पैचेज आते हैं या डिफरेंट टाइप्स के अदर इंजेक्शंस भी आते हैं जिनको क्या है डर्मा यानी कि स्किन का जो अपर पार्ट है उसको कट करके उसके अंदर पैचेस को इंसर्ट करके लगा दिया जाता है, जो कि क्या है ड्रग का रिलीज जो है स्लोली स्लोली एक टाइम तक तो क्या है लंबे टाइम तक करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट जो है इसके अंदर नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इसके अंदर फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में वेरियस। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर देखो चार चीज़ें सबसे ज़्यादा मेन रहती हैं, वही एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मेटाबॉलिज्म है और उसका एक्सक्रीशन है। उसके इसने इसके जो है कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट थिंग दैट इज दी एब्जॉर्प्शन, सेकंड थिंग दैट इज दी एलिमिनेशन हाफ लाइफ। ये पूरा इसको कम्प्लीटली लिख रहा है जैसे एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट के अंदर एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जो पर्टिकुलर ड्रग है वो किस रेट के साथ हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, कि वो 1 घंटे के अंदर सिर्फ 1 ml ही हमारे ब्लड के अंदर जा रहा है, ठीक है, या 1 घंटे के अंदर अपने उसको 100 ml भी इंसर्ट करा सकते हैं किसी तरीके से। वो डोजेस फॉर्म यहाँ पे वो पर्टिकुलर रेट हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट इज द एलिमिनेशन हाफ लाइफ। एलिमिनेशन हाफ लाइफ की कितनी देर में एक्चुअल में उस ड्रग की आधी क्वांटिटी हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है, यानी कि इट मीन कि वो एलिमिनेट हो रही है। थर्ड थिंग दैट इज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ मेटाबॉलिज्म, उसका जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, वो कितनी देर में हो रहा है। नेक्स्ट थिंग दैट इज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ मेटाबॉलिज्म, कि उसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से हो रहा है। उससे नेक्स्ट है डोजेस फॉर्म इंडेक्स। ठीक है, डोजेस फॉर्म इंडेक्स के बारे में अपने कंप्लीटली हमारे बायोफार्मास्यूटिक्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, इसके इंडेक्स की अपन ने बात करी है कि वो पर्टिकुलर जो है उस ग्राफ के अंदर अगर अपने बात करते हैं कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के बीच में हमारी ड्रग जो है वो कितने टाइम तक एक्चुअल में स्टेबल रह सकती है। ठीक है, नहीं रहती है, एलिमिनेट होती है जल्दी, तो क्यों एलिमिनेट होती है, किस रीजंस की वजह से एलिमिनेट होती है। ठीक है, और एलिमिनेट होने के बाद क्या आपने उसको उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते हैं, उन चीज़ों की स्टडी अपने को इसके अंदर एक्चुअल में करनी है। ठीक है, साथ ही साथ है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अपने आप में हमेशा से इंपॉर्टेंट रहती है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी ड्रग की, ठीक है, प्लाज्मा के साथ बाइंडिंग होगी तभी उसका पर्टिकुलर हमारी बॉडी के अंदर जाके किसी न किसी तरह का फार्माकोलॉजिकल या अपने को एक्शन देखने को मिलेगा, और एक्शन देखने को मिलेगा एक्चुअल में तभी अपने उस पर्टिकुलर डिजीज से क्या हो पाएंगे, क्योर हो पाएंगे। तो ये भी एक तरह से फैक्टर ही हैं और सबसे मस्ट फैक्टर रहते हैं जो हमारे जो फिजियो केमिकल या फिजिकल फैक्टर्स की अपने बात करते हैं, जो अपने लास्ट स्लाइड के अंदर बात करी। ठीक है, ये हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स फैक्टर हैं। ठीक है, और फैक्टर कह लो इसको, प्रॉपर्टीज कह लो, कि ये इन चीज़ों को अपने को इसको क्या है इसके साथ मेंशन करके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट इज द फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। इसके अंदर अपने दो चीज़ों के बारे में देखते हैं कि पहली चीज़ कि हमारी जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है, रेंज है, वो हमें कितनी देखने को मिल रही है, कितनी देर तक अगर जो हमारी ड्रग है वो हमारी थेराप्यूटिक जो इंडेक्स है उसके अंदर रह रही है। रहने का मतलब क्या है कि वो इंडेक्स इस चीज़ के लिए बनी हुई है कि उस चीज़ के अंदर अगर वो रहेगी तो एक्चुअल में क्या करेगी, वो अपना इफेक्ट शो करेगी। उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उस एरिया के अंदर रहने का मतलब है कि अपना एक्शन जो है वो कितनी देर तक प्रोड्यूस कर दिए। और नेक्स्ट वन दैट इज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। वो ग्राफ के अंदर अपने इसको कंप्लीट डिटेल के अंदर अपना स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, कि वो जो ड्रग है हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअल में कितनी देर तक रहेगी, और एक्चुअल में कितनी देर तक रहने के बाद, ठीक है, कि कितना उसने एक्शन प्रोड्यूस किया और कितना उसने एक्शन नहीं प्रोड्यूस किया, उसका ग्राफ अपन कंप्लीटली इसके अंदर निकाल के देखते हैं। और एक्चुअल में ड्रग इंडेक्स जो है इससे लास्ट में निकलता है कि कितनी देर तक ड्रग जो है हमारी बॉडी के अंदर रही, स्टार्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन से लेके एलिमिनेशन जीरो होने तक, एलिमिनेशन नील होने तक।
उसका कितना टाइम हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट अवेलेबल रहा, वो चीज़ों की भी अपने स्टडी इसके अंदर जरूरी है, क्योंकि ये कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब है जनरली, कंट्रोल या सस्टेन का मतलब है कि नॉर्मल जो हमारी डोजेस फॉर्म थी वो नॉर्मल डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में ये जो हमारी डोजेस फॉर्म रहेगी ये लंबे टाइम तक हमारी बॉडी के अंदर रहेगी, अवेलेबल रहेगी। ठीक है, अगर वो 2 घंटे रह रही तो ये 6 घंटे रहेगी, अगर वो 6 घंटे रह रही तो ये 12 घंटे रहेगी, 24 भी रह सकती है, 1 महीने भी रह सकती है, 1 साल भी रह सकती है। वो डिफरेंट टाइप्स की डोजेस फॉर्म बनाई जाती हैं। ठीक है, उनके साथ साथ क्या है, वो पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म बनाने के साथ साथ उनके इफेक्ट देखे जाते हैं कि एक्चुअल में वो हमारी बॉडी के अंदर कितनी देर तक रह रही हैं, कितने लंबे टाइम तक रह रही हैं, कितनी देर में एब्जॉर्ब हो रही हैं, कितनी देर में एलिमिनेट हो रही हैं। वो सारी की सारी चीज़ों की स्टडी क्या है अपने इन चीज़ों के अंदर करते हैं।